नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीहोर में मतगणना को लेकर प्रशासन तैनात, मतगणना के लिए लगेंगे कुल 68 टेबल, मतों की गिनती के लिए 202 कर्मचारी तैनात। जगदलपुर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, कलेक्टर विजय दयाराम ने किया निरीक्षण, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में लिया जायजा। कोरबा में पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, चोरों के कब्जे से 11 मोटरसाइकिल बरामद। मैनपाट में 2 मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर, 2 की घटनास्थल पर मौत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। कोरबा में भीषण सड़क हादसे में महिला टीचर की मौत, ट्रेलर की चपेट में आने से टीचर की हुई मौत। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले की चारों विधानसभा में हुए मतदान की जो मतगणना है वो 3 दिसंबर 2023 को होगी। मतगणना के लिए जिले की चारों विधानसभाओं में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी जा रही हैं। वहीं बुधनी और आष्ठा में मतगणना के लिए 17 टेबलें लगाई जाएंगी। साथ ही इछावर और सीहोर में मतगणना के लिए 14 टेबलें लगाई जाएंगी और इसी के साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए एक टेबल अलग से लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चारों विधानसभाओं की मतगणना के लिए 62 टेबल, कुल 186 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी के साथ ही चारों विधानसभा में पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 4 टेबलों पर कुल 16 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान 20 अधिकारी कर्मचारी रिजर्व में रहेंगे। नारायणपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा और सीईओ जिला पंचायत देवेश कुमार ध्रुव ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना के लिए स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर में निर्मित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का सुरक्षा के मद्देनजर बारीकी से निरीक्षण करते हुए पार्किंग, मतगणना कक्ष में सीसीटीवी लगाने सहित समुचित व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के महापुरुष और युग पुरुष वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजादी की लड़ाई में गुजरात से 2 सपूत निकले, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों को एक करने का काम भी उन्होंने किया। वहीं उन्होंने कहा कि उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज के राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए बिना नाम लिए सीएम ने कहा कि बीजेपी बताए बालाघाट की घटना किसके दबाव में हुई। सीएम ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सचिवालय पर अवैध कब्जे वाले बयान पर कहा कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिए, वहीं बीजेपी यहां हल्ला कर रही है, अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से संबंधित पुस्तक का विमोचन होना है और उस कार्यक्रम के लिए मुझे भी निमंत्रण मिला है, तो मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है ही नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को, और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है वो करें। बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहां के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहां हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मढ़ते हैं। ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी की इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी के नहीं हो सकता। तो लगातार दबाव लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो बालाघाट के में जो हुआ उसके बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता लें वो किसके दबाव में किया है।
पूरा स्ट्रांग रूम खुलवा लिया, बैलेट पेपर खुलवा लिया, तो किसके दबाव में किया है? भाई 5 राज्यों में चुनाव हुआ, अभी तो तेलंगाना बचा है, तो यहां जब बैलेट पेपर खुलना शुरू किया और मैं देखा हूं बिलासपुर में शिकायत करने पहुंचे, तो पहले अपने बारे में। और वहीं विधानसभा चुनाव की मतगणना को अब मात्र 3 ही दिन बचे हुए हैं। तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। इधर मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों ने काउंटिंग एजेंट बनाने और उन्हें प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने एजेंटों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। वहीं आपको बता दें कि जो मतगणना के दिन अपनी पार्टी की तरफ से शामिल रहने वाले हैं, उनकी सूची दे दी गई है। गणना भोपाल राव पवार पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी मतगणना के लिए जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। पोलिंग अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं मतगणना के लिए तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 टेबलें लगेंगी। वोटों की गिनती वोटों की जो गिनती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्ट बैलेट से शुरू होगी। इसके आधे घंटे बाद ही ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना दिवस में प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मतगणना दिवस को हमारे जो भी काउंटिंग स्टाफ होंगे उनके फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड राउंड की ट्रेनिंग भी हमारी 1 तारीख को होनी है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। दिनांक को 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था होगी और पूरी जांच के पश्चात ही केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा और समय पर हम प्रयास करेंगे मतगणना पूरा नियमपूर्वक हो जाए। प्रिंट मीडिया का जमाना भी अपने साथ चल रहा है, लेकिन वीडियो का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो लोगों तक हम भी अपनी बात पहुंचा पाए तो हमारे लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, मीडिया के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि इसी प्रांगण में एक मीडिया कक्ष बनाया गया है जिसमें प्रत्येक राउंड की जो भी जानकारी है तत्काल ही मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। इससे अतिरिक्त मीडिया के लिए इंटरनेट, मोबाइल कह रहा हूँ, फोन जो है, इंटरनेट है, कंप्यूटर आदि की पूरी व्यवस्था होगी ताकि जो भी सूचना हम उनको दे रहे हैं अपने कार्यालयों में अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उनको सारी व्यवस्था जो होगी मीडिया कक्ष में उपलब्ध की कराई जाए। अंबिकापुर के सरगुजा में देर रात केंद्रीय विद्यालय के सामने 2 कार आमने सामने टकरा गई, जिसमें कार सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शी केंद्रीय विद्यालय के गार्ड ने बताया इस मामले को लेकर कि नेशनल हाईवे 43 पर देर रात झारखंड नंबर का स्विफ्ट कार रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही थी, जिसमें ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। वहीं विपरीत दिशा से आ रहे एक कार चालक के लापरवाही की वजह से पूरक चलाते हुए कार को जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार सवार टक्कर मारने के बाद से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोरबा जिलों में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को आपको बता दें कि एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें शिक्षाकर्मी की सड़क हादसे की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं हादसे में शिक्षिका की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंची और लगातार हो रहे हादसों के कारण लोगों में भारी आक्रोश भी इस दौरान देखने को मिला। आपको बता दें कि झगराहा मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों के चलते आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। नशे के सप्लाई चेन पर चौकी बसदेई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि नशीली इंजेक्शन सप्लाई करने वाले बिहार के डेहरी अंसोल के मेडिकल स्टोर संचालक को दबिश देकर बिहार से पकड़ा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सप्लायर को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीम गठित कर वहां रवाना कर दी है। बसदेई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उझीड़ में घेराबंदी कर स्कॉर्पियो वाहन सहित चंद्रिका गिरी, सुनील केवट निवासी कोचिला थाना पटना और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बैहर में बेमौसम बारिश होने से किसानों का फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से किसानों को फसल बर्बादी की चिंता सताने लगी है।
वहीं आपको बता दें इस मामले को लेकर कि बेमौसम बरसात होने से किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से खेत में जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो रही है। फसल बर्बाद होने के कारण किसानों ने शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बेमौसम बारिश हुई है, धान कटा हुआ है, उसमें अभी पानी उठाए नहीं है, पूरे गीला होके खेतों में पड़े हैं। और खरी गांजे हैं तो खरी भी पूरा भीग गए हैं। खरी में झिल्ली टांग रहे थे अभी, तो झिल्ली भी काम नहीं कर रहा है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भैया उसका मुआवजा देना दे प्रशासन के अधिकारी लोग। आपका लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अब हुआ होगा 2 एकड़ का कटा हुआ है, और मेरे ही तो नहीं, और दूसरे भाई का और कुछ कटा हुआ है, उनका भी नुकसान हुआ है। हम बात कर रहे हैं बैहर की। बैहर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर भारी मात्रा में धान की खेती की जाती है, लेकिन यहाँ पर अचानक मौसम बदलने के कारण यहाँ पर लगातार बरसात हुई है और किसानों को यहाँ पर भारी नुकसानी झेलनी पड़ी है। यहाँ पर बोझा पानी से भीग गया है। यहाँ पर किसान पानी से परेशान है। कोदो, कुटकी, धान, ये पानी गिरने के कारण यहाँ पर भारी नुकसानी झेलनी पड़ी है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय पुसाम के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। अब खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल चोरों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अब खबर बिलाईगढ़ से है, जहां 1 लाख रुपए का 15 लाख रुपए देने का झांसा देकर 1 लाख रुपए ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों पर भरोसा कर एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए नकदी रकम आरोपियों को दी, जो उसके बदले 15 लाख रुपए देने को बोल रहे थे, जो नहीं दिए और उसके बाद से अपना मोबाइल बंद कर लिया। वहीं पीड़ित ने मामला थाने में दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। थाना क्षेत्र का रहने वाला खेमराज निराला नाम के व्यक्ति ने एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि इसका 10 दिन पूर्व पीलाराम नाम के व्यक्ति से गिदौरी क्षेत्र से मुलाकात हुआ था। झाड़ फूक के सिलसिले में उसके पास गया हुआ था। उन्होंने इसको बताया कि कोई एक लड़का रवि जाटवर नाम का है, अमलडीहा का रहने वाला है, वो 1 लाख रुपए का 15 लाख रुपए देता है, नोट देगा। वो मार्केट में चलता भी है और कहीं भी बैंक में भी जमा कर सकते हो, ऐसे करके उनको झांसे में लिया और 2-3 नोट भी दिया मार्केट में चलाने के लिए। तो उनके भरोसे में आ गया। फिर उनसे 1 लाख रुपए जमा करवाया और जमा करवाने के बाद कल उसको नोट देने का वादा हुआ था, फिर वो नोट देने नहीं आया और 1 लाख रुपए उनको ठगी के एहसास हुआ। फिर उनकी रिपोर्ट पर 420 का भादावी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान 2 आरोपियों को राउंड अप किया गया है और इनके पास से कटर बरामद किया गया है और इनको धारा 420 और धारा 489 घ कूटरचित करेंसी बनाने के उपकरण के साधन उपयोग करने के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी इसमें फरार है, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारंगढ़ में कलेक्टर महोदया फरीहा आलम सिद्दीकी ने खनिज विभाग गुडेली, सरसरा और लाला धुरवा में संचालित खदानों और क्रेशर एरिया का निरीक्षण किया है। इस दौरान अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर मौके पर ही 3 मशीनों को सील कर दिया गया। वहीं राजस्व विभाग के पटवारी को उत्खनन स्थल का नक्शा चिन्हित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की कार्रवाई आगे भी निरंतर कलेक्टर महोदया के निर्देश पर की जाएगी। जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को विकसित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी कक्ष में अधिक से अधिक मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को
उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध संस्थागत प्रसव सुविधा का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव करवाना सुनिश्चित करें। वहीं कलेक्टर ने बुधवार को धर्मपुरा और कुम्हारपारा में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता, बिस्तरों की व्यवस्था समेत चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति का जायजा लिया। मैनपाट में 2 बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसके बाद से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 युवक गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मैनपाट के कमलेश्वरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मैनपाट के कमलेश्वरपुर रोड में पेट्रोल टंकी के आगे 2 बाइक तेज रफ्तार में आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। वहीं अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मोटरसाइकिल सवार युवक नशे की हालत में थे। हालांकि इस मामले में मैनपाट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अंबिकापुर जिले में बीजेपी ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। दरअसल विधानसभा चुनाव के ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों के अलावा लगभग 4500 बैलेट पेपर से मतदान के साथ ही छेड़छाड़ की संभावना जताते हुए सुरक्षा को लेकर के जिला कलेक्टर को बीजेपी ने ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी का आरोप है कि बैलेट पेपर मतदान के उपरांत ट्रेजरी में रखा गया था, जिसके बाद से सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो ईवीएम मशीन सुरक्षित है, पर सीसीटीवी कैमरों से स्ट्रांग रूम के फुटेज नहीं दिख रही है, जिस कारण बीजेपी प्रत्याशी चिंतित हैं कि कहीं ईवीएम के साथ किसी ने किसी माध्यम से कोई छेड़खानी न की हो। हमारा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिलाध्यक्ष को और जो निर्वाचन के अधिकारी हैं, आरओ होते हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है। ये खासकर विशेष रूप से पोस्टल बैलेट्स को लेकर, क्योंकि पोस्टल बैलेट की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा की अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। ये ट्रेजरी में पोस्टल बैलेट जमा हो रहे हैं और वहां ना सीसी कैमरा है, ना कोई सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध दिख रहा है, ना हमारे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग हैं वहां किसी को अलाउ है कि वहां हम देख सके, उसको रख सके। तो उसकी चिंता रखी है हम लोग, क्योंकि पोस्टल बैलेट काफी बड़ी संख्या में इस बार कर्मचारियों ने वोट किया है और लगभग तीनों विधानसभा का मिला के लगभग 350 के करीब 3,500 के करीब पोस्टल बैलेट यहाँ आए हुए हैं। और उसमें भी काफी बड़ी, अब क्योंकि मार्जिन कम बेसी जो होना है और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पोस्टल बैलेट की सुरक्षा बढ़े। 2018 के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था। आज भी विभिन्न वर्गों के कर्मचारी नियमितीकरण की आस में बैठे हुए हैं, जिसे लेकर के कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी के 15 साल की सरकार में कर्मचारियों का शोषण हुआ है। हमारी सरकार के समय में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। बहुत से कर्मचारियों को नियमित भी किया गया है। जो बचे हुए हैं उनके हित में संसाधनों और बजट को देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ। हमारी सरकार ने तो उनके वेतन में 27% की एकमुश्त बढ़ोतरी की। बहुत सारे अनियमित कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों के वर्गों को हमने नियमित भी करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। अब की बार सरकार आने के बाद राज्य के संसाधनों के हिसाब से सबके हित में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि आप किसी एक राज्य में चुनाव लेने के लिए जनता को ठगने के उद्देश्य से कोई घोषणा करेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ना। यदि छत्तीसगढ़ में आप 31 रुपए धान की कीमत देने की बात कर रहे हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है। देश के बाकी 28 राज्यों के लोगों ने क्या गुनाह किया जो धान पैदा करते हैं जहां के लोग? उत्तर प्रदेश का किसान 1200 में क्यों धान बेच रहा है? गुजरात का किसान क्यों 1400-1200 में धान बेच रहा है? मध्य प्रदेश में धान की कीमत 1500 रुपए क्यों है? तो इसका जवाब भाजपा को देना होगा।
सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक की है, जिसमें आपको बता दें कि सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी दल व अभ्यर्थी अभिकर्ता को इसकी जानकारी दी गई। सरगुजा कलेक्टर ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर 3 दिसंबर 2023 को राजनीतिक दलों को गेट नंबर 2 आईटीआई गेट से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस दौरान बताया कि प्रत्येक विधानसभा मतगणना के लिए ईवीएम मतगणना के लिए 14 टेबलें लगाई जाएंगी। वहीं डाक मतपत्र की गणना के लिए अलग से टेबल लगाई जाएगी, जिसमें लुंड्रा विधानसभा के लिए 2 टेबल, सीतापुर विधानसभा के लिए 3 टेबल और अंबिकापुर विधानसभा के लिए अगर टेबलों की बात करें तो वो 4 लगाई जाएंगी। बालाघाट में कांग्रेस नेत्री और विधानसभा की प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की है। वहीं उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गिरीश मिश्रा और मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर निर्वाचन में धांधली के कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर गौरीशंकर बिसेन के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष निर्वाचन कार्य संपादित न होने का संदेह गहराता जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अनुभा मुंजारे अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, लेकिन चुनावी धांधली इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने इस मामले में कहा कि जिला प्रशासन दबाव में कार्य कर रहा है। बालाघाट के लेके लाल बर्रा तक हर व्यक्ति बताएगा कि वो गौरीशंकर बिसेन जी के बिल्कुल खास व्यक्ति हैं, एकदम खास। मतलब दोनों टाइम उनके बंगले में न जाए तो उनके गले से पानी नहीं उतरेगा। तो वो ये क्या कर रहे थे, चंदेला जी वहां क्या कर रहे थे, गौरीशंकर जी के भतीजे क्या कर रहे थे वहां पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं तो चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी इसका लिखित में हमको जवाब दें। हम ये भी जवाब चाहेंगे कि हमें लिखित में जवाब दें कि हमारा तो कोई निजी वहां नहीं व्यक्ति है। हमने आज तक कभी अपने किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाने की वहां सिफारिश की, क्योंकि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ना उनके पक्ष में ना हमारे पक्ष में, ना किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में। जो जनता जनार्दन चाहती वैसा होना चाहिए। तो ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। अभी उस दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिर्फ अपनी सुनाई, वहां बैठे हुए लोगों की ज्यादा कुछ सुने नहीं उन्होंने। डाक मत पत्रों में आपने भी देखा होगा इतनी बड़ी गड़बड़ियां जो इस बार सुनने में आई हैं, ऐसे कभी नहीं आई। मैं तो 32 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, मेरे 8वां विधानसभा का चुनाव में लड़ रही हूँ इस बार, और तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो अपने ही कर्मचारियों को आप मतदान से वंचित कर रहे हो और अपनी सफाई दे रहे हो, और आप ऊपर से बोल रहे हो कि कर्मचारी कहीं गलत हो सकते हैं। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक जिम्मेदार निर्वाचन अधिकारी, जिलाधीश जिनको बोलते हैं, जिला कलेक्टर, वो ये कि अपने ही शासकीय कर्मचारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब सरकारी तंत्र ही गलत है। तो जब सरकारी तंत्र गलत है तो आप कहां से सही होगा फिर? अब खबर बड़वानी से है, जहां कस्तूरबा कन्या आश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। वहीं पूर्व न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय वेद प्रकाश शर्मा, जिला सत्र न्यायाधीश आनंद कुमारी समेत कई न्यायाधीश पहुंचे। साथ ही बच्चों ने इनका स्वागत भी किया, जिसके बाद न्यायमूर्ति ने आश्रम का जायजा लेते हुए बच्चों को कानूनी जानकारी देते हुए बच्चों को कानून के प्रति जागरूक किया। वहीं आश्रम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का बेड़ा उठाया। साथ ही बच्चों को कंबल भी उन्होंने इस दौरान वितरित किए। वहीं बिजली ट्रांसफार्मर का फीता काटकर उन्होंने लोकार्पण किया, जिससे बच्चों को अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। विधिक शिक्षा शिविर का आयोजन ये है कि एक तो बच्चों के लिए शासन की तरफ से जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सारे बच्चों को मिले, और उसके लिए जो अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो क्या कर सकता है, किस तरीके का योगदान हो सकता है। यहाँ पे ये जो बच्चों की व्यवस्था है इसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, तो उन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत जरूरी है कि शासन के स्तर पर ये सारी बातें पहुंचें
और उनकी जितनी भी योजनाओं का लाभ यहाँ मिल सकता है वो सब मिलना चाहिए। तो आपने भी डोनेशन दिया है? वो तो अब ये सभी बच्चे हैं, छोटे, बहुत छोटी आयु के बच्चे हैं, खेलने की उम्र है बेसिकली इनको, तो इसलिए जो भी ये जो कुछ इनके खेलने की व्यवस्था हो सकती है उसके लिए मेरे दिमाग में विचार आया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन